हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देख रहे थे। आपने काफी सारे क्वेश्चन देख लिया है, कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नए नए क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं उससे रिविजन कर लेंगे। अभी तक आपके पास कितने क्वेश्चन आए हैं और आपने किस प्रकार से उन्हें सॉल्व किया, आप सॉल्व कर रहे थे। इसमें सबसे पहले आपको ये पूछा गया था, फर्टिलाइजेशन है जो निषेचन है, दो प्रकार का आपने पढ़ा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि दोनों में से जो एग का प्रोडक्शन है, जो का उत्पादन ज्यादा किसमें हो। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। कहा गया है नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज। आपको ये कहा गया है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो एग का प्रोडक्शन है, उस एग का प्रोडक्शन है वो कैसा होता है। अब ऑप्शन के द्वारा आपको क्या किया गया है, कंफ्यूज करने की आपको कहा गया है एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसमें जो एग का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा होता है। क्योंकि आपको क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन से ज्यादा होता है। या फिर आपको कहा गया है लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन से कम होता है। आपको कहा गया है मोर और लेस देन एक्सटर्नलाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जो आपके कहा गया कि दोनों प्रकार के जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है उसमें जो अंडों का उत्पादन होता है वो बराबर होता है। आपके पास ऑप्शन आया था ऑप्शन नंबर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अगला जो प्रश्न आपके पास आया था, आपसे कहा गया था रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन किया गया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि हर एक जीव की जो स्पीशीज है, ठीक है, जो जाति है, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बात क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके पास आया है। आपने कहा सा क्वेश्चन था कि जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है होते हैं। आपने कहा लैंगिक जनन में कितने जनक शामिल होंगे, दो जनक शामिल। आंसर आपका क्या आया था, आपने कहा कि जो लैंगिक जनन दो जनक बेसिस पे, इसी के आधार पर, टाइम के आधार पर आपको ये पता होना जनक के आधार पर आप बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हैं। ये बात क्लियर है आप सबको। चलिए, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अगर लैंगिक जनन है, अगर दो जनक है तो दो जनक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गैमीट भी बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, यहाँ पर वेरिएशन भी आ रही है, प्रोसेस लंबी भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। और इसी के जस्ट अपोजिट आपके पास अलैंगिक जनन के क्या आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एक ऐसा जिसमें डिवीजन होते रहे, विभाजन होते रहे, और उन्होंने कोशिकाओं की एक बॉल वहां पर बना दी है। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जाइगोट ही बनता है। आपने कहा कि युग्मनज ही बनेगा, और युग्मनज में क्या होंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे, बहुत सारे विभाजन होंगे, और पूरी कोशिकाओं की एक बॉल आपके पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे कहा गया है बर्डिंग इज सीन इन। बर्डिंग आपने किस में देखी है, आपने कहा बर्डिंग आपने हाइड्रा में देखी है। किस प्रकार से देखी, जैसे आपके पास एक इमेज यहाँ पर हमने देखी आई थी। इमेज में आपने सबसे पहली जो इमेज हाइड्रा की उसमें आपने देखा है पेरेंट हाइड्रा, लेकिन मैं आपने कहा जो पेरेंट हाइड्रा है उसमें एक छोटी सी बर्ड निकली हुई है। ठीक है, छोटा सा उभार आया है, क्या आपने बर्ड कहा। अब इस बर्ड में धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। आपको नंबर की इमेज और लास्ट वाला आपके पास क्या है, लास्ट इमेज में आपको दिखा रखा है कि जो पेरेंट हाइड्रा है, जो जनक हाइड्रा है, उससे जो बेबी हाइड्रा है वो अलग है। जो लास्ट वाली इमेज में आप देख रहे हैं ये पेरेंट हाइड्रा है, ये बेबी हाइड्रा है, यानी कि पेरेंट हाइड्रा से नए हाइड्रा हो गया है। ठीक है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। बेसिकली यहाँ पर रिप्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है, और किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन का प्रकार है बर्डिंग। क्योंकि जब आपने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, आपने बहुत सारे प्रकार पढ़े थे। आपने कहा बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, यहाँ पर बर्डिंग हो रही है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। सारे प्रोसेस आपने किसमें, अलैंगिक जनन में देखे। चलिए
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है उसमें आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पूछा गया है। आपने कहा कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं। ओवरी, ओवरी कहाँ पाई जाती है? फीमेल में पाई जा रही है ओवरी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था जिसमें आपसे कहा गया था अ पैरामीशियम प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। आपको ये पूछा गया था कि जो पैरामीशियम है वो खुद को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 2 भागों में विभाजित कर देता है। अब उस प्रोसेस का नाम बताइए। आपने कहा बाइनरी फिजन है। सेम प्रोसेस आपने जो बाइनरी फिजन है आपने अमीबा का एग्जाम्पल लेकर के भी पढ़ा था। अब आपने कहा जो बाइनरी फिजन है वो भी क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है। आपने कहा कि जो यहाँ पर बाइनरी फिजन है वो भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। आपने कहा रीजनरेशन हो गया है, बर्डिंग हो गया है, या बाइनरी फिजन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, ये सारे आपको बताते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के अलग अलग क्या है? प्रकार हैं। आपने कहा बर्डिंग किसी में पाई जा रही तो उसका एग्जाम्पल आपके पास आया है। अगर रीजनरेशन आपने किसी में पढ़ा है तो उसका एग्जाम्पल अलग आपके पास आया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा प्लांट बॉडी के किसी भी भाग से, कोई भी जो भाग है उससे नए पौधे का फॉर्मेशन हो जा रहा है, नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। कहाँ कहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? आपने कहा तने से होता है, ठीक है, तने से होगा, जड़ से होगा, पत्ती से भी होता है। तो आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे कि पत्ती से अगर हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन, उसका एग्जाम्पल क्या आया था? आपने कहा जो ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसमें क्या होता है? वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तने से आपने देखा था, ठीक है, जड़ से आपने देखा। इस प्रकार से आपने अलैंगिक जनन के हर प्रकार के बारे में क्या करना है? ध्यान देना है, और एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है वो है द फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इज कॉल्ड। जो फीमेल गैमीट है वो ओवरी से प्रोड्यूस हो रही है जिसे आप ओवम कहते हैं। आपने यहाँ पर समझा कि ओवम क्या है? फीमेल गैमीट। आपने कहा ओवम क्या है? यहाँ पे फीमेल गैमीट है। और हम यहाँ पर अगर बात करें स्पर्म की, आपने क्या क्या है? मेल गैमीट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है इसमें आपसे क्या पूछा गया? ध्यान दीजिए। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। आपको बताना है कि ह्यूमंस में, मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन एक्चुअली में हो कहाँ रहा है, वो साइट आपको बतानी है। आपने कहा यूट्रस है, आपने कहा फैलोपियन ट्यूब है, आपने कहा ओवरी है, आपने कहा वेजाइना है, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स के नाम आपको बताए गए हैं, सबसे पहले तो क्या है? सारे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा भाग कहाँ पर आप पास आ रहा है। आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, फैलोपियन ट्यूब में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में। आपने कहा एम्प्यूला, ये जो उभार वाले भाग है आपके पास, ये क्या है? एम्प्यूला है। और यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर आपके पास ओवरी होगी, यहाँ पर गैमीट, फीमेल गैमीट होगा, और ये जो फिमरी है ये गैमीट को रिसीव करके यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की बात क्लियर है आप सबको? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस और विविपेरस, आपने 2 प्रकार के जंतुओं के बारे में बात। आपने कहा ओविपेरस एनिमल क्या होंगे और विविपेरस एनिमल क्या होंगे? देखिए, ओविपेरस एनिमल वो होंगे जो जब भी क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे संतति का निर्माण होता है, या फिर जब भी आप कहिए कि यहाँ पे पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, तो ओविपेरस जो एनिमल होते हैं वो क्या करेंगे? एग ले करेंगे। क्या करेंगे? एग ले करेंगे। विविपेरस एनिमल जो होंगे वो सीधे जो यंग वंस को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए हैं, ठीक है। आपने क्या कहा? ऐसा तो नहीं होता है कि जो मनुष्य होते हैं वो पहले एग की फॉर्म में क्या होते हैं? बनते हैं, उसके बाद क्या होगा? उनमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो अलग अलग होंगे, और तब जाके आपको वहां पर जो यंग वंस है वो देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि आप जब भी यहाँ पर जो न्यू बॉर्न है वो सेम किसके जैसा होगा? अपने पेरेंट जैसा होगा, ठीक है।
उसमें सारे फीचर्स आप कहिए, जब बॉडी स्ट्रक्चर आप कहिए, सब में समान रूप से आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ रहे हैं ओवी पैरस एनिमल क्या होंगे, जो एग ले करते हैं। वीवी पैरस एनिमल वो होंगे क्योंकि जो यंग वंस होते हैं वो हम अपने पेरेंट जैसे। आपने कहा डेवलपमेंट इनमें कैसा होगा, फिर इनडायरेक्ट होगा क्योंकि स्टेजेस अलग अलग आएंगी, ठीक है। और अगर आप बात करें किसकी, वीवी पैरस की, आपने कहा जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट वहां पर हो। ऑप्शन में आपके पास है काउ या काउ। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ओवी पैरस नहीं है। नॉट का आपको यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ओवी पैरस एनिमल नहीं है। आपका काव है, सिल्क है, तो क्या आएगा। आप लोग जानते हैं कि इनमें से सिर्फ काव एक ऐसी है जो कि क्या करेगी, यंग वंस को। जब भी आपने देखा होगा गाय का गाय का जो बछड़ा होता है वो सिर्फ काव के जैसा ही होता है, एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्या कह सकते हैं, काव क्या है, विवी पैरस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस आंसर की। आपको बताया गया है एनिमल्स लाइक काउ, कैट्स एंड डॉग्स गिव बर्थ टू यंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपको कहा गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि काउ है, गाय है, जैसे डॉग्स होते हैं, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, यंग वंस को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यंग वंस का मतलब ये है कि इनकी जो संतति होती है वो सिर्फ इन्हीं के जैसे होगी। जब भी क्या करेंगे ये यंग वंस जन्म देंगे, ये उन्हीं के जैसे होते हैं। इसीलिए आपको कहा गया है हैंस दे आर कॉल्ड विविपैरस एनिमल, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, विविपैरस एनिमल। ठीक है, whereas frog, hen and silkworm lay egg and hence they are called oviparous। तो आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि oviparous किसे कहते हैं, क्या एग्जाम्पल है, viviparous किसे कहते हैं और क्या एग्जाम्पल। डेफिनेशन अगर आपको आ गई है तो आपको जो एग्जाम्पल है वो खुद ब खुद याद यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है, नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप इनटू यंग फ्रॉग। अब आपको ये कहा गया है, जब भी आपने फ्रॉग देखा होगा तो फ्रॉग जब भी उस जो न्यू फ्रॉग है या जो बेबी फ्रॉग है उसका जब जन्म होता है वो एकदम से क्या होता है, जो डेवलप्ड फ्रॉग आपको दिखाई दे रहा है उसके जैसा नहीं दिखता है। ये साइकिल चलती है, ठीक है, और जब वो साइकिल पूरी हो जाती है तो तभी जो न्यू बॉर्न फ्रॉग होगा वो एडल्ट फ्रॉग जैसा वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टैडपोल दिखाई देते हैं, टैडपोल में फिर डेवलपमेंट होता है और टैडपोल में जब डेवलपमेंट होता है तभी वो अडल्ट फ्रॉग बनता है, यानी कि मेच्योर फ्रॉग बनता है। तभी आप देखेंगे जो संरचना होती है, जो शारीरिक संरचना है उसकी अडल्ट फ्रॉग जैसे बनती है। प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें आपसे कहा गया क्या इस प्रोसेस को बर्डिंग कहेंगे या फर्टिलाइजेशन कहेंगे या मेटामॉर्फोसिस कहेंगे या एम्बेडिंग कहेंगे। तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बर्डिंग की बात, आपने कहा कि बर्डिंग क्या है, एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, अलैंगिक जनन है, किसमें पाया जाता है, आपने कहा हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यानी कि नर और मादा युग्मक का क्या हो रहा है, यहाँ पर संलयन हो रहा है। तो अगर आप लिखेंगे तो आपने कहा नर व मादा युग्मक का संलयन। तीसरा आता है मेटामॉर्फोसिस और चौथा आता है एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग क्या होता है, देखिए आपने जब कहा कि यहाँ पर क्या हो गई है, सबसे पहले ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पर आपके पास आती है एंडोमेट्रियम। इस प्रकार से आपके पास क्या होती है एंडोमेट्रियम, ये आपने जब हमने पढ़ा था यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जब हमने बात की थी। आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो गई है,
और यहाँ पर आपके पास जाइगोट बन गया है। अब जब जाइगोट यहाँ पर बन गया है तो ये जाइगोट में क्या होंगे, डेवलपमेंट होंगे। डेवलपमेंट कैसे होंगे, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनकी बॉल बनने लगेगी और एट लास्ट क्या होगा, ये जो बॉल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये भी देखा, यहीं पर अब इसी पोर्शन में क्या होगा, जो पूरा एम्ब्रियो है वो डेवलप होने लगेगा। ये तीनों आपने जान लिए हैं। आपके पास ऑप्शन जो बचा है वो है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस अब आपने पढ़ा था जब आप देख रहे थे कि जो यहाँ पर टैडपोल है, टैडपोल में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी आती हैं, किस प्रकार से जो टैडपोल है वो अब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, आपने कहा उसे कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे, आपने कहा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, जो लार्वा होता है, लार्वा से क्या बनेगा, टैडपोल बनेगा, टैडपोल से फिर क्या बनेगा, डेवलपमेंट वहां पर होगा और वहां पर एक फ्रॉग बनेगा। इस प्रोसेस को आपने कहा मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, फ्रॉग, बटरफ्लाईज, सिल्कवॉर्म एक्सेट्रा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं है कि फ्रॉग में ही मेटामॉर्फोसिस पाई जा रही है, कुछ और एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, आपको नोट करें। चलिए, अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, आपने कहा द मेल गैमीट इज कॉल्ड। जो मेल गैमीट है उसे आप क्या कहते हैं, ऑप्शन में आपके पास है जाइगोट है, स्पर्म है, एग है एंड ओवरीज है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कहा गया है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें जो जीव होते हैं वो अपनी कॉपीज बनाते हैं खुद ही। क्या कहेंगे उसे, रिप्रोडक्शन कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे या फोटोसिंथेसिस। आपको चारों ऑप्शन को पहले पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस से। क्या है फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने की प्रक्रिया। किसमें, पौधों में। ठीक है, अब अगर फोटोसिंथेसिस की बात हो ही गई है तो थोड़ा फोटो के बारे में बात। आपने कहा फोटोसिंथेसिस क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया को आप फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे हो रही है ये प्रोसेस, आपने कहा ग्रीन पार्ट्स पे। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे होती है, जैसे कि पार्ट्स कौन, लीफ यानी कि पत्ती, कहीं कहीं पे स्टेम भी होते हैं। जो आप हर्ब्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो हर्ब्स के जो तने होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन मेजर अगर आप देखें, मुख्य रूप से अगर आप कहें कहाँ पे होगी, आपने कहा लीफ में होती है मुख्य रूप से। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है। भोजन बनाने के लिए आपको कोई तो सामग्री चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सामग्री क्या क्या होती है, तो आपने क्या बोला, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। ठीक है, पहला है। दूसरा है यहाँ पर CO2, तीसरा है यहाँ पर H2O, चौथा है यहाँ पर क्लोरोफिल, जिसे आप हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, ये चारों सामग्री, क्वेश्चन ये आता है कि ये चारों सामग्री आती है, लेकिन जो पौधा है वो कहाँ से प्राप्त करेगा, आपने कहा सूर्य का जो प्रकाश है वो तो सूर्य से करेगा। ठीक है, पानी को कहाँ से करेगा, जो जड़ें हैं, जो जड़ है वो क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। मिट्टी में जो घुलनशील जल होता है तो वहां से जो प्लांट है वो उसे एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा कि जो यहाँ पर क्लोरोफिल है वो तो क्या है, पत्तियों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो CO2 है उसे वातावरण से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कौन करेगा, आपने कहा स्टोमेटा।
जो रंध्र जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो रंध्र क्या होते हैं, यहाँ पर जो CO2 है, CO2 को वातावरण स्टॉप करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होते हैं स्टोमेटा, ये है आपके स्टोमेटा यानी कि प्लांट के स्टोमेटा, ठीक है। ये जो दो किडनी शेप की जो सेल्स आपके पास आई हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है जब स्टोमेटा ओपन होगा तब जो बाहर की CO2 है वो अंदर आएगी, ठीक है। आपसे ये पूछा जाता है, और जब स्टोमेटा क्लोज रहता है तब जो CO2 है वो अंदर नहीं आती है। ये किया जाता है कि जो स्टोमेटा है, जैसे कि अभी ये कैसा है, क्लोज है, ये क्लोज है। अगर ओपन स्टोमेटा आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है, ये जो है वो ओपन स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर निर्भर करती है, ये आपसे कहा जाता है, आपने कहा कि जो गार्ड सेल्स हैं उन पर, ठीक है। अगर और डीप में पूछा जाता है कि जो गार्ड सेल्स हैं वो किस प्रकार से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, ठीक। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो जल है, पानी है, पानी ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। तो हमने क्या बात की, आपसे कहा गया कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके लिए क्या है, गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने कहा पानी भी रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, आपने कहा देखिए जब स्टोमेटा क्लोज है तो अगर पानी भर जाए, पानी अंदर आ जाए, तो ये जो पानी है यहाँ पर जो H2O है, ये क्या करेगा, इन पर इधर इस साइड में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, यानी कि ये वाली जो गार्ड सेल है इसमें इधर की ओर, और ये वाली जो गार्ड सेल है इसमें इधर की ओर। तो आपने देखा कि ये जो गार्ड सेल है इस प्रकार की हो गए हैं। अब आपको बीच में गैप दिख रहा है, स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो पानी था, पानी फिर से इन गार्ड सेल से बाहर आ गया है। जब पानी बाहर आया तो ये जो गार्ड सेल है ये अपनी पोजीशन में वापस आ गई हैं, और में जब वापस आई तो स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो आप कह सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा गार्ड सेल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्लियर हो गया है फोटोसिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन अगर आपसे कहा जाए, श्वसन में आप क्या करते हैं, आप श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ये होता है। तो रेस्पिरेशन जब आपने पढ़ा था कुछ इस प्रकार से पढ़ा था, कुछ इस प्रकार से आपने पढ़ा था, आपने कहा यह है ट्रैकिया, ठीक है, यह है ट्रैकिया, यह है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर से अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग शाखाओं में टूटने लगती है जिसे आप ब्रोंकियोल कहते हैं। और एक लास्ट ऐसी ब्रोंकियोल आपके पास आती है जिसे आप टर्मिनल ब्रोंकियोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो गोले नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसे आपने एल्विलाई कहा था। देखिए अभी हम एक जनरल आइडिया ले लेंगे क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन ऑप्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हल्के हल्के इन टॉपिक को टच कर सकते हैं। तो एक जनरल यहाँ पर इसे आप कहते हैं एल्विलाई। अब आपने क्या किया, इस एल्विलाई में क्या भरी होती है, ऑक्सीजन। अगर एल्विलाई को मैं यहाँ पर बड़ा बना के दिखाऊं, ये एल्विलाई है आपकी, ठीक है, ये एल्विलाई है। अब एल्विलाई में क्या हो गया है, ऑक्सीजन आ गई है, और यहाँ पर आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये आपका क्या है, ब्लड है। और ये ब्लड क्या होगा, इसमें CO2 आ जाती है। कैसे आती है CO2, ये आप जानते हैं कि ये जो हमारा ब्लड है हमारे शरीर के अंगों से क्या करता है, CO2 को लेकर के आता है। तो जब CO2 को लेकर के आया तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे रक्त में आ गई है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे रक्त में आ गई है, और अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये हमारे शरीर के अंगों को क्या करेगी, ऑक्सीजन पहुंचाएगी। लेकिन इस रक्त में क्या था, CO2 भी प्रेजेंट थी, ठीक है, इसमें क्या था, CO2 प्रेजेंट थी। इस CO2 को किसमें, एल्विलाई में यहाँ पर भेज दिया गया है। अब जब CO2 यहाँ पर आ गई है तो CO2 क्या करेगी, इस ट्रैक से, ध्यान रख लीजिए ट्रैक कौन सा है, यहाँ से ऑक्सीजन आपने क्या किया, आपने सांस ली, ये आपका ट्रैकिया है जो आपको फील होता है, ट्रैकिया है आपका, आपने सांस ली, ट्रैकिया से ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया है, एल्विलाई में आ गया है। एल्विलाई ने ऑक्सीजन किसे दे दी है, आपके यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आपके रक्त को यहाँ पर ऑक्सीजन दे दी गई है, रक्त ने CO2 इसे दे दिया है। अब ये इसी ट्रैक से वापस आएगा CO2, ठीक है, और आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा जब आप सांस छोड़ते हैं। ये तो है की।
अब आपने जब पहले वाली प्रोसेस पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक्स कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे जिसमें कोई भी जो जीव है वो अपने ही समान क्या कर रहा है, नई संतति को उत्पन्न कर रहा है या अपने ही कॉपी को बना रहा है, ठीक है। अपनी कॉपी को बनाने का मतलब क्या है कि अपने जैसे जीव को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा कि कोई नया जीव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, या रेस्पिरेशन जब आपने देखा तो यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं दिखा कि कोई नया जीव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसपीरेशन, जिसे आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, ये भी प्लांट से रिलेटेड है। वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस कैसे होती है देखिए, आपने कहा ये है एक पत्ती और इस पत्ती में ये है रंध्र जिसे आपने स्टोमेटा कहा। अब जब हमने इस रंध्र की यहाँ पे क्या बनाई इमेज, अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया, रंध्र या स्टोमेटा को पढ़ा था, क्या हुआ इस पत्ती में क्या है, जल की अधिक मात्रा हो गई है, ठीक है, जल की अधिक मात्रा हो गई है। अब जल क्या होगा, इस पत्ती से बाहर निकल जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर जो जल है वो तरल अवस्था में है, यानी कि पानी की अवस्था में होगा जिसे आप पीते हैं, तरल अवस्था में, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा आपके पास आया, जो स्टोमेटा आपके पास आया वो इस प्रकार से है, ठीक है। ये स्टोमेटा हमने बड़ा करके देख लिया। अब ये जो जल है ये क्या होता है, गैस के रूप में परिवर्तित होता है। आपने जल की अवस्थाएं पढ़ी हैं क्लास 6 और 7 में, ठीक है, आपने जल की अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये जो पानी था जो तरल अवस्था में है, अब वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और पानी यहाँ से बाहर आ गया, कहाँ से, इस स्टोमेटा यानी कि इस रंध्र से बाहर आ गया है, और किसकी फॉर्म में था, गैस की फॉर्म में था, यानी कि वाष्प के रूप में, गैसीय सियाल दे के गैस की फॉर्म में था। क्या हुआ, पानी जो पौधे की पत्ती है, तो पौधे की पत्ती से जो पानी है वो गैस की अवस्था में जब बाहर निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तीनों प्रोसेस आपने देख ली हैं और आपने कहीं देखा कि जो नया इंडिविजुअल है, यहाँ पर जो नया जीव है उसका यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, आपने कहा रिप्रोडक्शन में जो जीव हैं वो अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। आपको आपका जो आंसर है वो आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही आ गया होगा, ठीक है। आपने कहा कि जब भी नए जीव का निर्माण हो रहा है तो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा। तो पढ़ ले स्टेटमेंट, आपसे आपके पास क्या है, आपने कहा द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जीव है वो अपनी संतति का निर्माण करते हैं। Reproduction is a key factor which play a major role in the continuation of any species। किसी भी जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर। चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए क्वेश्चन को। जीआईसी पैंतोली, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पैंतोली। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आया है जिसमें आपसे कहा गया द एग इन फीमेल इज प्रोड्यूस्ड बाय। आपको आंसर पता है, आपने ये सेम क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किया था। उस टाइम पे आपसे कहा गया था कि जो यहाँ पर एग है या जो फीमेल गैमिट है वो ओवरी से प्रोड्यूस होती है और उसका नाम बताइए, उसे आप क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो फीमेल गैमिट है उसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपने कहा ओवम, आपने कहा ओवरीज, ठीक है। ओवम क्या है, गैमिट का नाम है ओवम, और प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, ओवरीज से हो रही है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न जो आपके पास आया है उसे पढ़िए। उसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो लैंगिक जनन है अलैंगिक जनन की तुलना में किस प्रकार से क्या है महत्व, किस प्रकार से लाभदायक है। आपको बेसिकली बताना है कि अलैंगिक जनन ज्यादा लाभदायक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन। आपने कहा देयर इज नो एडवांटेजेस
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस। आपसे कहा गया है कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन का कोई महत्व है ही नहीं, बल्कि अलैंगिक जनन ज्यादा महत्वपूर्ण। का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, देयर आर मोर वेरिएशन। लैंगिक जनन में बहुत सारे आपको क्या दिखाई देती है, वेरिएशन यानी कि विविधता देखने को मिलती है, आपको देखने को। तीसरा कह रहा है लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, कि जो लैंगिक जनन है उसमें कम संतति उत्पन्न होती है। और लास्ट आपसे कह रहे हैं कंपटीशन फॉर फूड इज लेस, यानी जो लैंगिक जनन है उसमें भोजन के लिए जो कम है। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आपसे कहा जाए, अगर आपने रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकेंगे। का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक शामिल हैं। दो जनक शामिल है तो दो गैमीट बनेंगे, तो गैमीट बनेंगे तो इसका मतलब जो नई संतति में जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो दो अलग अलग स्रोत से मिल रहा है। तो अलग अलग स्रोत से मिलेगा तो एक नया कॉम्बिनेशन आपके पास आता है, जो कि वेरिएशन यहाँ पर आता है। तो आंसर को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हों। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। क्लास में बने रहने के